हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा जो सेशन है वो सेट्स के ऊपर है। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे। अभी से पिछले एक सेशन में हमने सेट्स स्टार्ट किया था और वहाँ पे जो है लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वो सेशन पहले देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला सेशन आप कंटिन्यू करें। तो सबसेट्स क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर किसी एक सेट में एलिमेंट्स जो हो रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। हालांकि ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर हम बी को यहाँ पे फिर से डिफाइन करें और इसमें 1 2 3 लिख दें, तो दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं, तो सेट्स इक्वल हो गए हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे इक्वल्स का ये साइन लगा देते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मीनिंग ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसेट्स में ये होता है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है 1 2 3, तो अगर हम सबसेट्स डिफाइन करेंगे तो इसमें एम्प्टी सेट भी आएगा और बाकी के सेट्स भी आएंगे। तो ये इस तरह से हम किसी सेट के सबसेट्स डिफाइन करते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए हैं। ये यहाँ पर 8 आ रहा है, तो जो ये ए सेट है इसके कितने सबसेट बनेंगे? टोटल 8। तो empty set is also the subset of A, and then this set is also subset of A. This one is also subset of A, and comma 2 is also the subset of A. तो इस तरह से यानी कि ए के जो ए सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके कुछ कॉम्बिनेशन से हमने जो है उसके चाइल्ड सेट्स निकाल लिए, सबसेट्स निकाल लिए। ठीक है। तो सभी सेट्स में एम्प्टी सेट जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, वो सारे सेट्स का सबसेट में आता है। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो सारे सेट्स हैं वो अपने भी सबसेट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी आ रहे हैं। ओके। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट then the number of subsets of it। तो ये सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे 2 की पावर n लिखा हुआ है। तो 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं, दो ही चॉइसेस हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो हम अगर हम सबसेट डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी एलिमेंट को उस सेट में कंसिडर करें या नहीं। जैसे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 और 3 कंसिडर नहीं किया है। 2 है, ये एक सबसेट है, तो इसमें 3 और 1 कंसिडर नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे पास चॉइसेस हैं कि आइदर अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसमें हम उस एलिमेंट को इंक्लूड करें या ना करें। ठीक है। मतलब अगर हम किसी सेट का सबसेट निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर चॉइसेस होती है हमारे पास कि हम उसके एलिमेंट्स को सबसेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड करें या ना करें, इसलिए। और ये एक्सपोनेंशिएशन होता है, जो n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उससे हमारा नंबर ऑफ सबसेट निकालिएगा। अगर हमारे पास n ऑफ a इज इक्वल टू 3 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट a इज 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और वो हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। ओके। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में कंडीशन होती है कि जो है दोनों एलिमेंट्स इक्वल, दोनों सबसेट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, या तो अगर दो सेट हैं तो दोनों में से कोई एक सेट दूसरे सेट से कम एलिमेंट्स होल्ड कर रहा हो। ठीक है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट के केस में। इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमें नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालने हैं किसी सेट के, तो उसमें से एम्प्टी सेट एक्सक्लूड हो जाएगा। ये एम्प्टी सेट होता है, एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 लिख दिया गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2n है। अगर हम नॉन एम्प्टी सेट हटा देंगे तो -1 कर देंगे, तो इससे हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट्स का काउंट मिल जाएगा कि कितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स बनेंगे किसी भी सेट में से। अब अगर हम प्रॉपर सबसेट निकालना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि अगर कोई एक सेट दिया है वो दूसरे सेट से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन सबसेट जब हम करते हैं, सबसेट जब हम निकालते हैं, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये वाला यहाँ पर केस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे -1 कर दिया है, 2n-1। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? अगर हम प्रॉपर इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो एम्प्टी सबसेट बनेगा, दूसरा एलिमेंट एंड देन 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट बनाने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए? 4। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट में ये एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर ही नहीं चाहिए होता है जब हम प्रॉपर सबसेट निकाल रहे हैं, तो ये वाला सेट उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, और हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा -a, यूनिवर्सल -a, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स दे दो जिसमें a नहीं है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इफ x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी ये कोई एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, empty set is a subset of every set. Every set is a subset of itself. If a set A has n elements, then the number of subsets is 2n. If the set A has n elements, number of non-empty subset is 2n-1. If a set A has n elements, then the number of proper subsets of A is 2n-1. A and A are disjoint sets. Okay, कोई भी no common element. Okay, अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, और अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी हो जाएगा बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो रिजल्ट में हमें बी के एलिमेंट ही मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बना के आप देख सकते हो, अगर हम लिखे 1 और 2 और बी लिखे यहाँ पे 1, 2 या 3, इस तरह से, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3, जो कि क्या है? बी, सेट बी है। इसी तरह से ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो ए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसलिए यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एंड ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन एम्प्टी सेट का
जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं या हम सेट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है। फॉर एनी सेट ए, ये फॉर्मूला हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने का। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं और इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें थोड़ा थिंकिंग की भी ज़रूरत है, हमें सोचने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैसे जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हमारे समझ में आ जाते हैं तो हम इसके क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। State whether the following statements are true or false. If A is equals to 2, 3, 4 and B is equals to 3 and 5, then A intersection B has only one element. अब A और B का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट। तो A में जो है 3 है और B में 3 है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन एलिमेंट है। तो ये हो गया ओनली वन एलिमेंट, ये ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, देन 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये 2 जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू हो गया। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, देन ए यूनियन बी हैज 5 एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास यहाँ पर है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी 3 तक है, a is equals to 1 2 3 and b is equals to 2 4, तो a union b is equals to 1 2 3 4, ये तो टोटल 4 आ जाएगा। n of a union b is 4, तो 5 बोल रहा है यहाँ पे, 5 एलिमेंट्स नहीं आएंगे यूनियन। इफ a is the proper subset of b, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a is the proper subset of b, then b इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी, क्या ये आंसर सही है? अब ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मीनिंग के ए के एलिमेंट्स कम हैं बी के एलिमेंट से, और ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए यानी कि बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और ए में कम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए बी, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, बी नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर हम एग्जाम्पल देखें 1 2, और बी का एग्जाम्पल है 1 2 3, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 कॉमन एलिमेंट्स, राइट। तो आंसर हो गया ए, यहाँ पे बी बोल रहा था तो ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6, टू सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी आपस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट है। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि होल नंबर्स जो है वो काउंटेबल नहीं है, बहुत सारे होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 so on. If x is equals to 1 3 5 7 9, then the cardinal number of x is 5। सिंपल है, हमें काउंट कर लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी निकालने के लिए। If y is equals to 2 4 6 8, then the number of proper subsets of x is, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है y is equals to 2 4 6 8, अब हमें निकालने हैं प्रॉपर सबसेट। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, n is the number of elements, 2 की पावर 4 minus 1 is equals to 15, 16 minus 1 is equals to 15। Question number 10, if z is equals to abc, then the number of non-empty subsets of z, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स का भी हमारे पास जो है फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस 1, तो उससे भी हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। 2 की
पावर n माइनस वन करेंगे और हम नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 11 टू 14 ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। तो ऑल रिच पीपल इन योर सिटी, क्या ये सेट बन सकता है? रिच यहाँ पे एम्बिग्यूअस है, तो क्योंकि रिच का जो पर्सपेक्टिव है वो रिच होने का वो सबका अलग अलग हो सकता है। कोई बोलेगा कि जिसके पास 1 लाख है वो रिच है, कोई बोलेगा 10 लाख है तो वो रिच है। तो यहाँ पे रिच का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ट्रू हो। ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो ये भी एक सेट नहीं बन सकता। इंटेलिजेंट भी जो है वर्ड यहाँ पे एम्बिगुअस है। ऑल फैट बॉयज इन योर कॉलोनी, तो फैट यहाँ पे जो है एम्बिगुअस वर्ड है। ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास हुज वेट एक्सीड्स 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो है इन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है ऑल द बॉयज, कहाँ पर? क्लास में। तो हर किसी न किसी क्लास में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं, काउंटेबल स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो एक क्लास में हम बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं। अब जब हम सारे बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं क्लास में, तो उन बॉयज़ को भी काउंट कर सकते हैं जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हम ये इसको एक सेट बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर सेट बन सकता है। Question number 15, next question. If a set has two elements, then how many proper subsets are there for the given set? अब proper subset का फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n माइनस वन, तो उससे हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। Which of the following is a null set? तो नल सेट का हमें पता है सिंबल क्या होता है। अगर हम नल सेट की बात कर रहे हैं तो या तो वो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है या वो सिंबल पाई से डिनोट होता है। ठीक है। अब जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है 1, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये कोई भी अगर एक्स वाई जेड सेट है तो ये एक एलिमेंट को होल्ड कर रहा है। दूसरा एक सेट है जो 5 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है x इज अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, तो ये भी जो है एम्प्टी सेट नहीं है। और x इज एन इवन प्राइम नंबर मोर देन 2, तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है। अब वहाँ कह रहा है मोर देन 2, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। ये वाला एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, जो ये सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब यहाँ पे ये कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो कार्डिनलिटी में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं तो डुप्लीकेट हटा करके फिर हम कार्डिनलिटी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, तो अगर x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 हो रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा n ऑफ a निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो गई, प्लस 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equals to a b c and b is, अच्छा, x is equals to x y z a इंटरसेक्शन x, तो ये तो एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि x y z अलग अलग एलिमेंट्स हैं, a b c अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। x is equals to a e i o u, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, e belongs to x, ई जो है इस एक्स सेट का एलिमेंट है, तो वो बिलोंग कर रहा है, जो ये एलिमेंट है वो एक्स सेट को बिलोंग कर रहा है, ये ट्रू हो गया। ई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, नहीं, ये ई सबसेट नहीं है। अगर इस ई को कुछ इस तरह से लिखा गया होता, सेट की फॉर्म में लिखा गया होता, तो ये ट्रू होता, लेकिन ये एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट जो है सबसेट नहीं बनेगा ना, सेट ही जो है सबसेट बन सकता है। ओके, ई डज नॉट बिलोंग टू एक्स, ई जो है एलिमेंट है सेट एक्स का और वो एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग टू वाला ये सिंबल गलत है, यहाँ पे बिलोंग्स टू होना चाहिए।
तो ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट हो गया ई इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ। ई तो एलिमेंट है, यहाँ सेट ही नहीं है। अगर ई को कुछ इस तरह से लिखा गया होता तब बात आती कि ई सब प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो ये भी आप लोग खुद से करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो इसमें क्या कह रहा है, ई इज इक्वल टू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 8। तो फैक्टर ऑफ 8 होता है कि जो वो नंबर है वो कौन से नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16। तो 16, अच्छा ये 1 भी आएगा यहाँ पे, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 16, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। उसके बाद है जी 13। तो 1 और 13, 13 1 से होगा, 13 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है ई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। नहीं, 13 मिसिंग है, तो ये तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है जी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। जी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। नहीं, 13 तो है ही नहीं ई में। ई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ। तो ई में 1 है, एफ में भी 1 है, ई में 2 है, एफ में भी 2 है, 4 है, 8 है। तो ई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है एफ इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। क्योंकि यहाँ पे ई और एफ जो है इक्वल सेट्स नहीं है, तो एफ प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पीछे ई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ था, लेकिन एफ इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। क्योंकि एफ में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ई में कम एलिमेंट्स हैं। तो एफ चाइल्ड नहीं है ई सेट का। अगर दोनों सेट इक्वल होते तो यहाँ पे ये बात आ सकती थी, लेकिन फिर उसमें वो जो है सिंबल चेंज हो जाता, फिर ये सबसेट बोला जाता, ना कि प्रॉपर सबसेट। इसके बाद फिर क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस ऑफ द सेट्स कंटेनिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है सेट्स का। अगर हम मान लें यहाँ पे कोई एक सेट है ए जिसमें वर्ड्स हैं एन ए टी एच ई एन ए टी आई सी एस, और इसमें हम वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मैन, एस ओ सी आई ए एल एल एम ए एन। तो एन ए तो पहले आ चुका है। तो अब अगर ए माइनस बी करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, देखते हैं एम बी में है तो एम यहाँ पे नहीं आएगा, ए बी में है, टी नहीं है, एच नहीं है, एस ओ सी आई ए एल, ई भी नहीं है, आई है, सी भी है, एस नहीं है, टी एच ई एस हो जाएगा। और बी माइनस से क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में है। तो एस तो ए में भी है, ओ नहीं है, सी है यहाँ पर, उसके बाद आई भी है, आई भी है, ए भी है, एल एल नहीं है, एम है, और एन नहीं है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, एस तो इसमें था तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। एस था यहाँ पे और एस यहाँ पे भी है, तो टी एच ई आएगा सिर्फ यहाँ पे। ए माइनस बी में, ए माइनस बी में सिर्फ टी एच ई आएगा। ओके, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cardinality of set A 20, cardinality of set B is 30, cardinality of set A union B is 45, then find the cardinality of n of A intersection B। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कार्डिनलिटी का, A यूनियन B, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B, कार्डिनलिटी ऑफ A सेट A, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से ये क्वेश्चन हैं कुछ, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 34 35, ये सारे क्वेश्चन जो है आसान हैं। ये बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, और क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं और पीछे सेशंस में भी किए हुए हैं, तो उनको दोबारा रिपीट करने का नहीं है। आप लोग वो सेशंस के मैंने रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से देख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दूसरे सेशन में किए हुए हैं, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो हम लोग कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हमें 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 ये जो है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे और हम दोनों का जो है कार्डिनलिटी का डिफरेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। n of the cardinality of universal set is 200, यानी कि यूनिवर्सल सेट में 200 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, and the cardinality of a complement union b complement is equal to 120. Find the cardinality of a intersection b. ओके, तो यूनिवर्सल सेट में 200 एलिमेंट्स हैं और 120 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ना तो ए में है, ना बी में है, ना इन दोनों में। तो ये 120 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के बाहर हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 200 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 200 एलिमेंट्स अब होगा क्या कि अगर हम यहाँ से निकाल दें 200 माइनस 120, तो वो 80 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो या तो मतलब वो दोनों में होंगे, 80 एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद राइट द रोस्टर फॉर्म फॉर द एक्स एक्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 where n belongs to the natural numbers and n is less than 10। तो n में हम पुट करेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सारे नंबर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 4। इसी तरह से अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 इज 9। उसके बाद अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 टू जा 6, 9 और 6 15 प्लस 16। तो आई थिंक ये स्क्वायर रूट नंबर बन रहा है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो ये हमारा सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, ए सेट a set X has 255 प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट X है, सेट X है जिसका जिसमें प्रॉपर सबसेट्स काउंट हो रहे हैं 200, सॉरी 255। ओके, 255। ओके, तो क्या निकालने के लिए कह रहा है? फाइंड इट्स कार्डिनल नंबर। अच्छा, तो अब हमें उस एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं कितने हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है 255 है, टोटल प्रॉपर सबसेट बनेंगे 255। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1, और ये है 255 के बराबर।
अब इस 255 को हम कुछ अगर हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 की पावर 8 माइनस वन, तो n मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ बोलें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 8, फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं 2 की पावर 8 माइनस वन, तो 2 की पावर 8 होता है 256 माइनस वन 255। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको रिजॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये भी कॉमन लग रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है, ये इंटरसेक्शन, अच्छा बस यहाँ पे लिखने का तरीका डिफरेंट है। जो इन्होंने यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है वो लिखा है 0, 1 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। सेट बी लिखा हुआ है 0, 1, 4, 9, 16, 25। हालांकि ये दोनों सेट बराबर ही है। A is the subset of B and B is the subset of A। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, A लिख लो या B लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में तो सेम ही एलिमेंट्स है ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा A या B, दोनों में सेम एलिमेंट है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, if A is equals to 2, 3, 5, 7, 11 and B is equals to 1, 3, 5, 7, 9, then find A minus B and B minus A। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, 52 तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट तरह के। तो फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम, ये भी निकाल लेंगे, वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो 54 में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है एक सेट है ए बी सी। तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने किया हुआ है, एक तो बनाया है यहाँ पे ए कॉमा बी, उसके बाद इन्होंने सर्किल बनाया है, फिर ये हो गया सेट, ये जो सेक्शन है, ये जो इनर सर्किल है, ये हो गया सी, और इसके जो बाहर वाला है वो हो गया बी, ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया बी, ये वाला सर्किल। तो सी के एलिमेंट्स हो गए ए बी, और बी के एलिमेंट्स हो गए हैं सी डी ई, सी डी ई, और ए के एलिमेंट्स हो गए हैं, ए के एलिमेंट्स हो गए हैं एफ जी एच आई, एफ जी एच आई। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जे के एम एंड एल। ठीक है, अब यहाँ पे लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू एफ जी एच आई, बी में हो गए हैं सी डी ई, सी सेट में है ए कॉमा बी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, हमें पता है ए में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स दे दो जो हमें, जो ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ए में तो हो गए एफ जी एच आई, तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। सी डी ई, बी सेट आएगा, सी सेट आएगा, और वो एलिमेंट्स जो इन सारे सेट्स के बाहर हैं, जे के एम एल। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट भी निकल जाएगा, वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो बी सेट को एक्सक्लूड कर देंगे, एफ जी
एच आई, ये सेट ए हो गया। उसके बाद सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जे के एम एल, ये हो गया जो यूनिवर्स में है, ना वो ए में है, बी में है, ना C में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अलग अलग निकाल दी वैल्यूज। इसके हम बाद हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और डुप्लीकेट्स को हटा देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे एंड सी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल। कमेंट्स में मेंशन करिएगा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनके क्वेश्चंस को आपके साथ उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस शेयर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये जो है लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हमें इसमें लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने सेट्स के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ लिए हैं, तो लैंग्वेज को पकड़ने में आसानी होगी और हम लैंग्वेज को यहाँ पे सेट्स की फॉर्म में डिकोड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 36 हैं। 18 लाइक वॉलीबॉल, 12 लाइक हॉकी एंड 14 लाइक नाइदर ऑफ द गेम्स। हाउ मेनी लाइक बोथ ऑफ द गेम्स? तो 18 लाइक वॉलीबॉल, अब हम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 18 लाइक वॉलीबॉल है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक वॉलीबॉल इज 18, नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक हॉकी इज 12। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ऐसे ही बोला था, 18 लाइक वॉलीबॉल, 12 लाइक हॉकी। ठीक है, तो आउट ऑफ 36 स्टूडेंट, उसमें से वॉलीबॉल गेम को पसंद करने वाले 18 स्टूडेंट हैं, हॉकी गेम को पसंद करने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, और 14 ऐसे हैं जो दोनों ही गेम को पसंद नहीं करते हैं। मतलब दोनों ही गेम को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे एन ऑफ वी इंटरसेक्शन एच, तो ये हो जाएगा वो प्लेयर लाइक बोथ गेम्स, बोथ गेम्स। और अगर हम लिखेंगे वॉलीबॉल यूनियन हॉकी लाइक एट लीस्ट वन गेम, आइदर वॉलीबॉल और हॉकी। अब वो कह रहा है 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम को लाइक नहीं करते, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना फिर। वॉलीबॉल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, और है लाइक नाइदर ऑफ द गेम, यानी दोनों गेम को पसंद नहीं करते हैं, तो इंटरसेक्शन का साइन आ गया। ये हो गया 14। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे प्लेयर्स बताओ या स्टूडेंट्स बताओ जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। हमें पता है वॉलीबॉल को पसंद करने वाले 18 हैं, हॉकी को पसंद करने वाले 12 हैं, और अभी हमारे पास जो ये हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है कैसे होता है फॉर्मूला। ठीक है, एन ऑफ वॉलीबॉल यूनियन हॉकी, ये कैसे निकलेगा, कार्डिनलिटी ऑफ वॉलीबॉल, कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी प्लेयर्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। अब हमारे पास यहाँ पे है ऐसे प्लेयर जो दोनों गेम को पसंद नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36 था, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हाँ ऐसा कुछ निकालें कि 36, तो अब ये क्या है, ऐसे प्लेयर्स हैं, ये जो प्लेयर्स हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सॉरी मैं बार बार प्लेयर्स बोल रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 36। हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए तो कम से कम कोई एक गेम तो पसंद करते ही, या हॉकी या वॉलीबॉल। तो वो कैसे होगा, 36 माइनस 14, क्योंकि अगर हम 36 में से वो स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे जो ना तो हॉकी पसंद करते हैं ना वॉलीबॉल पसंद करते हैं,
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऐसे प्लेयर्स जो कम से कम एक गेम खेलना तो पसंद करते ही हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल, यूनियन हॉकी, तो ये हमारे पास आ गया। ये 22 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक गेम तो खेलते हैं, वो हॉकी भी खेलते हो सकते हैं या वॉलीबॉल भी खेलते हो सकते हैं। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ पर। अब जब हमारे पास यूनियन आ गया है तो फॉर्मूले में रख देंगे 22 इज इक्वल टू 18 प्लस दूसरा क्या था 12, और उसके बाद यहाँ पे आ गया तुम्हारा 18 प्लस 12, देन 18 प्लस 12, और यहाँ पे हो गया वॉलीबॉल एंड हॉकी। ठीक है, तो वो आंसर निकल जाएगा हमारा एन ऑफ वॉलीबॉल हॉकी -22, तो 8 ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों ही गेम खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है कि हम कैसे लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं और कैसे उनको क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द अदर क्वेश्चन हाउ मेनी डू नॉट लाइक वॉलीबॉल एंड हाउ मेनी डू नॉट लाइक हॉकी। अच्छा, तो अब ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि ऐसे बताओ अलग अलग जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं और वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, एन ऑफ सॉरी एन ऑफ वी तो हमें पता था 18 है। ठीक है, ये हमारे पास है। और हमारे पास एन ऑफ एच जो है 12 है। ऐसे स्टूडेंट बताओ जो वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से कि हमारे पास जब हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे ये कहाँ गया, हाँ 14 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं, जिनको दोनों ही खेलना पसंद नहीं। ठीक है, अब लेकिन ऐसे स्टूडेंट बताओ जो वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है हॉकी खेलना पसंद करते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास क्या था, 36। इस 36 में से जो है हमारे पास 14 प्लेयर्स थे जो दोनों ही गेम नहीं खेलना पसंद करते थे। वो माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 22। ये हो गया यूनियन। अभी 22 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वॉलीबॉल और हॉकी में से कोई भी एक गेम खेलते ही खेलते हैं या दोनों भी वो खेलते हो सकते हैं। तो इसका यहाँ पर हमें जो है वो आंसर ऐसे मिलेगा कि अगर हम इसको चेंज कर देंगे, हाउ मेनी डू नॉट लाइक हॉकी, हाउ मेनी डू नॉट लाइक हॉकी में ये आ जाएगा आपका जो हमारे पास ये फॉर्मूला था यूनिवर्सल सेट का 36 एंड तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ 36 हैं। उसके बाद हमारे पास कार्डिनलिटी है हमारे पास हॉकी प्लेयर्स की कितना है 18, और अगर हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट तो 36 माइनस 18 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लेयर्स। तो 18 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना सॉरी वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं है। इसी तरह से हॉकी का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट 36 - 12, तो ये हो जाएगा 24 प्लेयर्स जो हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 57, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टी इज हाफ दैट ऑफ दोज हु लाइक ओनली कॉफी। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स में देखते हैं कि अम, ऐसे पर्सन्स हैं जो लाइक टी कर रहे हैं, वो हैं हाफ ऑफ कॉफी के।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉफ़ी इज इक्वल टू टी। ठीक है। अब टी को हम टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। और कॉफ़ी को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। टी वाले कितने बंदे हैं? हाफ ऑफ कॉफ़ी के बराबर हैं। राइट। तो कॉफ़ी इज इक्वल टू हो जाएगा टू टी। कॉफ़ी के बंदे ट्वाइस हैं टी के। यानी अगर कॉफ़ी पीने वाले लोग 20 बंदे हैं तो टी पीने वाले 10 लोग हैं। इसी तरह से और वन थर्ड ऑफ दैट ऑफ दोज हु लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। और ऐसे बंदे हैं वन थर्ड जो ना तो टी पसंद करते हैं ना ही वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे बंदे जो कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद नहीं करते हैं, वो वन थर्ड है। उसके बाद वन फोर्थ ऑफ दैट दोज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ओके। तो टी वाले बंदे जो हैं वो उतने हैं जो वन फोर्थ ऑफ हु लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी वाले हो गए 4 टी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशंस हो गई यहाँ पे 1 2 3 एंड टी हम यहाँ पे एक वो माना है यहाँ पे वेरिएबल टी। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो इसमें यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4 टी। टोटल पर्सन हो गए 100। तो यहाँ पे हो गया 10 टी इज इक्वल टू 100। टी इज इक्वल टू 10। तो टी पसंद करने वाले 10 हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले 20 हैं, और जो टी पसंद नहीं करते हैं कॉफ़ी भी पसंद नहीं करते हैं वो 30 हैं, और जो टी और कॉफ़ी पसंद करने वाले 40 हैं। इक्वेशंस में पुट कर देंगे टी की वैल्यू, इससे आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 58। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल हो गया 60। 30 पास्ड इन फिजिक्स। तो ये पास वाले स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। एंड 24 पास्ड इन बायोलॉजी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ये बोल रहा है फेल्ड वाले, तो एन की जो दोनों में ही फेल हुए, बायोलॉजी में भी, और ये भी यहाँ पे मांग रहा है मैथ्स। मैथ्स बताओ कितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कितने फेल हो सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पे कोई काउंट नहीं दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो फेल हुए हैं। अब कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ए यूनियन बी। कार्डिनैलिटी देन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पास हैं ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास हुए हैं वो 30 हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी में पास हुए हैं वो 24 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 60। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे ही देख लें 60 माइनस 30 प्लस 24, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। तो ये आंसर एक्चुअली गलत है, क्योंकि 6 यहाँ पे आ रहा है जब हमने यहाँ पे क्या बोल दिया यहाँ पे, हमने इसको इंटरसेक्शन को जीरो कंसिडर कर लिया है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया है, इंटरसेक्शन को जीरो कंसिडर की। स्टूडेंट्स जो हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं वो हमने जीरो मान लिया है। ठीक है। लेकिन ये एन ऑफ पी जो लिखा है ना, एन ऑफ पी का मतलब है ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास हुए हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो बी में पास हुए हैं। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो इन 30 स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो बायोलॉजी में भी हों, 24 वाले भी जो है इसमें हो सकते हैं जो फिजिक्स में हों। ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन का पहले तो मतलब समझिए। यूनियन का मतलब होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं या
दोनों में ही पास हुए हैं। मैं यहाँ पे पास वाले केस को लेके चल रहा हूँ, फेल वाले केस को भी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं या किसी ना किसी, कम से कम किसी एक एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6 निकाला था। जब कब निकाला था? जब जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ इज जीरो, जीरो जब है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये हमारा मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास हो गए हैं वो जीरो है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो इसका यूनियन आया है, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों में पास हुए हैं वो 6 हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमें दे रहा है, ये हमें एक्चुअली यहाँ पर पासिंग वाले स्टूडेंट बता रहा है, लेकिन वो हमने यहाँ पे अभी मैक्सिमम नहीं निकाला है। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल्ड हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट निकालने हैं जो फेल हुए हैं, तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा यूनियन जो है काफ़ी कम हो जाएगा। कैसे? अगर वेन डायग्राम से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर हम बोले यहाँ पे एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख देता हूँ 8, यहाँ लिख देता हूँ 9, 10 और 12। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ज़्यादा एलिमेंट हैं, और ये जो यूनियन आएगा ना, यूनियन के हिसाब से यहाँ पे जो है सेट ए में, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो हैं 8 और 9। ये दो स्टूडेंट हो गए। और दूसरे सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो है 10 और 12, ये दो स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो इनका काउंट यहाँ पे क्या हो गया है, काफी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लिया है इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब देखो क्या होता है, हमने यहाँ लिखा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ए था 30, बी था 24। अब अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन, दोनों में कॉमन, तो मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 24 हो सकते हैं, क्योंकि 24 छोटा है, 30 तो नहीं हो सकते ना। मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स 24 ही हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स 24 ही हो सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 54 माइनस 24 इज 30। तो ये हो गया हमारे पास 30। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला तो फंडा समझ में आया होगा ना, कि इंटरसेक्शन में हमने 24 कैसे रखा है। भाई हम इंटरसेक्शन निकालते हैं दो सेट्स का। कब निकालते हैं? उसमें क्या होता है इंटरसेक्शन में, वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। अब एक सेट में 24 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 30 हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 24 के 24 एलिमेंट्स जो इस सेट में हैं वो दूसरे सेट में भी हों, है ना। इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब जो ये एन ऑफ ए यूनियन बी आया है इज इक्वल टू 30, ये ऐसे स्टूडेंट हैं पास एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास जो काउंट आ गया है ना, ये है ऐसे स्टूडेंट्स का जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए ही हुए हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 60, माइनस 30 कर देंगे तो 30 ऐसे स्टूडेंट आ गए हैं। ये 30 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हुए हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से ये 30 थे, ये तो किसी में फेल हुए, मतलब ये हमारे, हाँ, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे,
लेकिन एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में भी पास हो। ठीक है। लेकिन जो ये फिर हमने 60 - 30 किया है, ये 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों बोल रहा है ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है ये हमसे मांग रहा है जिसने ना फिजिक्स का पेपर पास किया है ना बायोलॉजी का पेपर पास किया। ओके, तो ये हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसी तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं अगर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो। टोटल स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे 70। ईच स्टूडेंट पास्ड हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम कंसेप्ट को धीरे धीरे समझने लगेंगे ना तो हम इसको डिकोड कर देंगे। हम बोल रहे हैं टोटल 70 हैं। अब ये कह रहा है कि ईच स्टूडेंट पास्ड हिंदी और इंग्लिश, यानी एन ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ये हमारा कितना आ जाएगा, 70 ही आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो दोनों में फेल हुआ है। वो कह रहा है हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी में पास हुआ है या इंग्लिश में पास हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी फेल और इंग्लिश फेल, जो दोनों में फेल हुआ है वो जीरो हो जाएंगे। तो अगर हम एन ऑफ एच ऑफ यूनियन निकालेंगे, हमें ऐसे स्टूडेंट दे दो जो एटलीस्ट किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए ही हों। तो हम क्या निकाल देंगे इसमें से, हम टोटल में से वो स्टूडेंट निकाल देंगे जो दोनों में ही फेल हुए हैं। तो वो तो जीरो है। क्यों, उसने पहले ही बोल दिया कि हमारे पास जो जो 70 स्टूडेंट हैं तो सारे के सारे किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए ही हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है ही नहीं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसके बाद 15 स्टूडेंट्स पास बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छी बात है। हिंदी एंड इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 15 है। 40 स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, 40 हिंदी में पास हुए हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, कितने होंगे। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। एन ऑफ यूनियन है, कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पास इन हिंदी, नंबर ऑफ पास इन इंग्लिश, देन हमारे पास इसका, अच्छा हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना 70। और अच्छा इंटरसेक्शन हम कैसे निकाल देंगे, ये क्या कह रहा है, एंड 40 स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश। 15 पास इन द बोथ। अच्छा ये भी तो है ना। तो हिंदी वाले कितने होंगे 40, इंग्लिश वाले निकालने हैं, और 15 है जो दोनों में पास हुए हैं, तो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 70 - 40 + 15 हो जाएगा हमारा एन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 70 - 40 + 15 इज 30, एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू, सॉरी 15 है ना, तो 40 और 15 कितना हुआ, 25, 25 हो जाएगा ना 40 और 15। 40 - 15 इज 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट हो गए हैं वो कितने आ गए यहाँ पर, 45 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, जो इंग्लिश में पास हुए हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे। आगे इस तरह के और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसको समझते रहिएगा। और आगे मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जो है लाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।